आप सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और भगवान की दया से हम सब लोग भी बहुत अच्छे हैं। आज फिर से मैं पुनः त्यागी जी को लेकर आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ। आइए आज का हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ गाइज़ आप सब लोग मेरे वीडियोज़ को देखिए, दादा की कहानियाँ देखिए, उनसे कुछ सीखिए। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया कीजिए कि आपको उनकी कहानियाँ कैसी लग रही हैं। आइए हम अपनी आज की स्टोरी जो है वो शुरू करते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, श्रोताओं तथा मेरे अभिन्न साथियों, पिछले वीडियो में आपने मुन्नू लाल को किस तरह से हमने 10 रुपये का नोट लेते हुए पकड़वाया और उनको कोतवाली शहर में बंद करवाया और उसके बाद जिला अधिकारी महोदय श्री भास्कर जी को जाकर के मिला। आगे की कहानी, इससे आगे की कहानी मैं शुरू कर रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुनिए। साथियों, जिले का अगर जिलाधिकारी प्रसन्न हो तो क्या नहीं वो दे सकता, आप सोच रहे होंगे। लेकिन हमारा ऐसा व्यक्ति उनसे चाहता कुछ नहीं था। चाहता इतना ही था कि वो विकास के कार्यों में हमारी मदद करे। मैं घर को चले आया। चूँकि उन्होंने कहा था कल आना जरूर, तो मैं पुनः सवेरे अकेले ही उनके आवास पर ही जाकर के मिला। त्यागी जी कहो माँ ठीक हैं? हमने कहा साहब माँ सब ठीक है, सही है, सब लोग हैं। कल मैं आपको पारितोषिक देना चाहता हूँ। हमें पावर है कि एक आपको बंदूक दें, राइफल दें, पिस्टल दें, बताओ जो चीज़ बताओ वो चीज़ आज आपको हम दे दें। हमने कहा साहब भला इन चीज़ों को मैं करूँगा क्या? ऐसी चीज़ों का एक त्यागी के साथ में वास्ते क्या है? कल नहीं रही, आप ऐसा करिए कि जो चीज़ इन अस्त्रों में से आवश्यक हो वो आप ले लीजिए, क्योंकि हमारी निशानी, पारितोषिक की निशानी आपके पास जीवन में बनी रहेगी। हमने भाई कहा कि साहब पहले अपनी माँ से पूछ लें कि वो बिना माँ के पूछे मैं कोई कार्य नहीं करता। कल जाओ पूछो। उस दिन भी चले आए, अगले दिन फिर गए। माँ से कहा हमने कि माँ ऐसा है कि साहब कहते हैं कि एक राइफल ले लो, बंदूक ले लो, पिस्टल ले लो, कोई एक चीज़ ले लो। तो माँ ने कहा ये कोई चीज़ें तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इनका क्या करोगे? क्या कोई तुम शिकारी हो या हत्यारे हो जो ऐसी चीज़ें लेते हो? दो चार आदमी और थे, वो पास में बैठे थे। जब माँ से पूछ रहा था तो कहने लगे देखो गांव में एक व्यक्ति के पास ही केवल राइफल है। मान लिया कोई डकैत आते हैं, कुछ चोरियां होती हैं, तो आखिरकार उसमें ये सहायता करेगा। हर डीएम जो है ऐसे राइफल नहीं देता। उस ज़माने में चंद व्यक्तियों के पास ही राइफल थे। हमारे नगर में केवल एक ही राइफल था, सत्यपाल वर्मा जी के पास एक राइफल था। खैर माँ ने हमसे कहा जाओ अच्छा राइफल ले लिया। अगले दिन हम गए, साहब से कहा कि माँ ने कहा राइफल ले लो। कल अच्छा तो राइफल तो तुमको हमको आज ही देना है। हमने कहा हमारी कोई कहा तुम्हारी कोई दरख्वास्त पुरानी पड़ी है? हमने कहा साहब हमारी समझ तो नहीं है। उन्होंने दरख्वास्त लिखवाई और दरख्वास्त पर एसपी के पास लिख दिया कि जाओ एसपी साहब से कह देते हैं, इस पर लिखवा लो। मैं एसपी साहब के यहाँ गया। वो कागज़ था, कभी तो अभी तक हम एसपी के यहाँ गए नहीं थे, ये पहला ही चांस था। देखा क्या वहाँ हमारे क्षेत्र के विधायक रामाश्री वर्मा जी बैठे थे। वो तो हमारा उनको कि मैं बहुत कदर करता था, वो अच्छे व्यक्ति थे।
अब तो नहीं रहे, लेकिन उनसा समाज सेवी, उनसा प्रखर प्रवक्ता, बोलने वाला कोई नहीं। वो चंद दिन हमारे उत्तर प्रदेश के उपसभापति भी रहे थे, तो वो भी थे अंदर बैठे। तो हमने कहा चपरासी से कि हमने कहा डीएम साहब ने हमको भेजा है एसपी साहब के पास। ये मैं दरवाजे पर कह ही रहा था, डीएम साहब ने एसपी साहब से खुद कह दिया होगा, ऐसा हमको लगता है। कल बुला लाओ, कौन त्यागी है? हमने कहा कल हाँ त्यागी जी है। हम गए, वर्मा जी कहने लगे, तमाशे वर्मा, कल कहो त्यागी जी किस लिए आए हो? हमने कहा कुछ नहीं, डीएम साहब ने भेजा, ये कागज है। उन्होंने उसको कुछ ही सेकंड में पढ़ा, तो दरख्वास्त थी राइफल की, और उन्होंने उसके पर लिख दिया नो ऑब्जेक्शन। उस कागज को लेकर फिर मैं डीएम साहब के पास आ गया। डीएम साहब ने बुलाया अपने अपने असलाह बाबू को, और कहने लगे इनका 1 रुपया जमा कराओ जा करके, और आज ही लाइसेंस बनाओ, और आज ही इनको देना है। 1 रुपया हमारा जो है वो जमा हुआ, उसका तब 1 ही रुपया फीस था, वो जमा हो गया। और उसके बाद में भाई क्या हुआ, हमारी जो है लाइसेंस उसी दिन बन गई, और हमको उन्होंने लाइसेंस दे दी। और हाँ, अभी लाइसेंस क्या दे दी, लाइसेंस बन गई, हमको तो दे दी, लेकिन उन्होंने कहा सम्मान आपको हम लाइसेंस देंगे। उन्होंने कई एमएलए एमपीओ को दूसरे दिन बुलाया, और उनके सामने हमको लाइसेंस प्रदान कर दी, और उन्होंने पूरी कथा बताई, और उन्होंने कहा भ्रष्टाचारियों को पकड़वाने में त्यागी जी की अहम भूमिका है, और उस भूमिका से प्रसन्न होकर मैं आप लोगों के समक्ष इनको ये राइफल इनके नगर की सुरक्षा हेतु देता हूँ, इनकी भी सुरक्षा हेतु देता हूँ। क्यों, हो सकता है आगे चलकर ये भ्रष्टाचारियों को पकड़ें और भ्रष्टाचारी इनके ऊपर आक्रमण कर दें। इनकी सुरक्षा के लिए मैं इनको राइफल पारितोषिक के रूप में दे रहा हूँ। राइफल तो हमको मिल गई, यानी लाइसेंस मिल गई राइफल के। अब समस्या है कि उस जमाने में राइफल के लिए भी बहुत पैसे देना पड़ते थे। हमने डीएम साहब से कहा कि लाइसेंस तो आपने दे दी, कि लेकिन इसमें भी भ्रष्टाचार होता है, आप लाइसेंस ले लीजिए, मैं ज़्यादा रुपए देकर जो सरकारी रेट है इसका, उसके अलावा कोई रेट दे करके मैं राइफल नहीं लूँगा। इसलिए जाओ तो जो शस्त्र की दुकानें हैं ज़िले में, उनके पास जाओ। मैं एक तिवारी गन हाउस था, वहाँ पर गया, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ राइफल मंजूर नहीं है 300 बंदा बोर की। उसके बाद कई और थे दुकानदार, उनके यहाँ गया, किसी ने हमको रेट पर लाइसेंस देने के लिए नहीं कहा। मैं परेशान था, मैं उनके पास फिर चला गया। हमने कहा साहब, कोई भी आदमी हमको लाइसेंस जो है वो रेट पर नहीं देने के लिए तैयार है। कहा अच्छा, मैं आपको रेट पर ही दिलाऊंगा। और उनका एक दोस्त कानपुर में था, कहीं रहे होंगे उधर, लाइसेंस होल्डर, जाना पहचाना होगा, दोस्त हो। मैं दूसरे दिन हालसी रोड पर ये दुकान थी कानपुर में, मैं वहाँ गया पूछते, और उन्होंने बता दिया था कि 25 कारतूस आदमी देगा आपको, और आपको राइफल देगा। मैं ढूंढते उस वहाँ को गया, और जा कर के हमने कहा भाई भैया, हरदोई ज़िले से आए हैं कुसर से, और भास्कर साहब डीएम ने हमको भेजा है, कहे रुपए लाए हो, 25 कारतूस आपको देंगे, और 2300 रुपये हमको दे दीजिए कुल। उन्होंने बता दिया था 2300 रुपये ही पड़ेंगे। हमने उनको 2300 रुपये कुल दे दिया। यह धनराशि वही थी जो गवर्नमेंट रेट थी। उन्होंने कहा अगले दिन आना और आपको राइफल दे दी। अगले दिन हम गए और हमको राइफल उन्होंने दे दी और 25 कारतूस दी। मैं उस राइफल को लेकर के कानपुर से रात वाली गाड़ी में चला। जो ये गाड़ी रात को हमारे यहाँ पहुँचती थी करीब 9 बजे। तो लाइसेंस लेकर के मैं उतरा, तो गांव वालों ने देखा त्यागी जी राइफल लिए हुए आ रहे हैं, तो बड़े लोग प्रसन्न, कोई ऐसे कि त्यागी के साथ में ये लाइसेंस शोभा नहीं देती है। तब तक हमको रास्ते में ही सुंदर लाल जी मिल गए, जो गांव के बड़े काश्तकार थे और जाने माने व्यक्ति थे।
उन्होंने कहा लाइसेंस, अब तो बद्धी जो है उसमें टांगे हुए आ रहे थे और उन्होंने कहा लाओ हमको राइफल, हम तुमको बताएं। तो उन्होंने राइफल हमको दी। अगर हाथ में शस्त्र रखा जाता है और भरा हुआ रखा जाता है, अब ऐसे तो तुम्हारा राइफल कोई छीन लेगा, ऐसे राइफल नहीं रखा जाता त्यागी जी, सीख लीजिए। राइफल जो है हाथ में रखा जाता है, भरा हुआ रखा जाता है और केवल टाइगर दबाने को ही रखा जाता है। इसमें 7 जो है वो कारतूसे हैं। खैर मैं घर को गया, अम्मा के पैर छुए और अम्मा को अपनी राइफल उनके चरणों में रख दिया और उन्होंने राइफल को, बोले भैया हमको राइफल क्यों दिखाते हो, और तुमको राइफल दिखाते हो। हमने कहा अब्बा तुमको राइफल नहीं दिखा रहे हैं, आपके चरणों में राइफल को हम रख रहे हैं, राइफल आपको प्रणाम कर रहा है। बड़ी जोर से हंसी। हमने हंसी भी कहा था कि आज के लड़के अपने माँ बाप को थप्पड़ मारते हैं, गाली देते हैं, तो चलो हमने सोचा तुम भी हमको राइफल दिखा रहे होगे। हमने कहा नहीं माँ, ऐसा तो अब पूरी ज़िंदगी में नहीं होगा। हम दूसरे दिन राइफल लेकर के डीएम साहब के पास आए, डीएम साहब को दी राइफल और हमने कहा साहब ये राइफल मिली है आपकी कृपा से। राइफल उन्होंने देख ली। अब उनके हमारे घर सब उनके घर वाले भी उनको जानते थे। दूसरे दिन क्या हुआ, मैं वहाँ ही था, तब तक उनका एक भाई आ गया, तो वो उसको भी कारतूस लेनी थी, हमको भी थोड़ी कारतूस लेनी थी। जब कारतूस लेने के लिए गए तो एक दुकान पर जब पहुँचे तो उसने कहा कारतूस हम 25 रुपए की एक देंगे, जब उस ज़माने में कारतूस केवल 5 रुपए के करीब मिलती थी। 5 रुपये ऐसे मिलती थी भाई, सही रेट नहीं पता है लेकिन ऐसे मिलती थी। तो उनके डीएम साहब के भाई से भी उसने वो फाजिल कारतूस के दाम मांगे। मैंने कहा चलो डीएम साहब से बताते हैं। आए डीएम साहब के पास, हमने कहा आप भ्रष्टाचार खत्म करते हैं और ये देखो आपके ज़िले के जो हैं ये विक्रेता, शस्त्र विक्रेता, ये 5 रुपए में कारतूस दे रहे हैं, आपके भतीजे से भी, आपके भाई से भी ये कहा। अब वो भाई था या भतीजा था, हमारे तो भाई था। उस बात उसने साथी ने हमारे जो था उसने कहा कि हाँ ऐसी ही बात है। उन्होंने कहा अच्छा मैं भ्रष्टाचारी को देखता हूँ। उन्होंने एडीएम EFR को और सिटी मजिस्ट्रेट को भेजा और देखते देखते उनका उनका वो जो गन हाउस था जिससे हमने वो लाइसेंस वो मांगी थी कारतूसें, वो तो तत्काल सील कर दिया गया। उसके बाद में खटपट लाइसेंस की दुकानें जिले की बंद होने लगी और लाइसेंस की सब दुकानें बंद हो गई भैया, खटपट, देर नहीं लगी। दूसरे दिन सभी लाइसेंस होल्डरों को बुलाया गया और लाइसेंस उनकी बिक्री की जांच की जाने लगी और कई दुकानें सस्पेंड की गई। ये था भ्रष्टाचार का बोलबाला जो डीएम के परिवारजनों को भी छोड़ नहीं रहा था। ये स्थिति हुई। साथियों भ्रष्टाचारी पनप रहे हैं, फल फूल रहे हैं और भ्रष्टाचारी इस देश में दीमक की तरह लगे हुए हैं। अगर आप लोगों का सबका सहयोग नहीं मिलता तो ये भ्रष्टाचारी खा जाएंगे देश को, चबा जाएंगे देश को। और ये नेता जो मुख्यमंत्री बन गए हैं और अनेक मंत्री बन गए हैं, ये भी आपको चबा डालेंगे, कच्चा खा डालेंगे, इस देश को कच्चा चबा जाएंगे। ये इन कच्चा चबाने वाले इन धूर्त नेताओं से होशियार रहने की आवश्यकता है। इन धूर्त मुख्यमंत्रियों से भी आपको होशियार रहने की आवश्यकता है। इन IAS और PCS में जो धूर्त बैठे हुए हैं इनसे भी होशियार रहने की आवश्यकता है। और माननीय हमारे मोदी जी और श्री योगी जी दोनों को अगर आप साथ देना चाहते हैं तो पहले तो आप अपने को झांकिए कि आप तो नहीं भ्रष्टाचारी हैं। फिर अगर आपके आस पड़ोस में कोई भी है भ्रष्टाचारी तो उसकी आप खबर दीजिए, CBI को दीजिए, ED को दीजिए और अन्य तुम्हारे ज़िले में भी हैं अनेक शाखाएं, उनको आप दीजिए, सतर्कता विभाग को दीजिए, सबको दीजिए और इन दुष्टों को पकड़वाइए। ऐसे भी व्यक्ति होंगे आपके आस पड़ोस में जो सरकारी ज़मीनों के ऊपर कब्जा किए हुए हैं
और सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करने के कारण सार्वजनिक हित की चीज हित के आपके जैसे थाना, आपके अस्पताल, आपके पार्क, आपके कार्यालय या सरकारी संस्थान वहाँ पर नहीं बन पा रहे हैं और ऐसे भूमाफियाओं ने आपके यहाँ की ज़मीनों को कब्जे में कर रखा है। ऐसे भी लोगों की सूचना आप तत्काल हमारे योगी जी को दें। आज लोग योगी जी को बिल्डोजर बाबा कहते हैं। बाबा बिल्डोजर नहीं है, वो भ्रष्टाचारियों दुष्टों को मात देने के लिए पैदा हुए हैं और वो ऐसा ही कर रहे हैं। आप उनको उनका साथ दें। भ्रष्टाचारी भूमाफियाओं के ऊपर अगर बिल्डोजर चलता है तो बिल्कुल सही है, 16 आना सही है, 100 पैसे सही है। इसमें कोई भी बात ऐसी नहीं है जिसमें कोई कोई नू नुकुर करे। साथियों, मैं भ्रष्टाचार के चारियों के पीछे हूँ। इन भ्रष्टाचारियों की टीम में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने साथियों को बचाने के लिए उनको इंगित कर देते हैं। ऐसी ही कहानी कल आप लोगों को मैं सुनाऊंगा एक भ्रष्टाचारी की, जिसको इंगित करके और भ्रष्टाचारियों ने छुड़वा दिया था और उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया था और वो पकड़ में हमारी नहीं आया था। उसको भी हम लोगों ने उसके ऊपर भी कार्रवाई की थी और उसको पकड़ने के लिए टीम आई थी। साथियों, आज्ञा दें, अगली कहानी कल फिर सुनाऊंगा और आप फिर ध्यान से सुनना। धन्यवाद। सो गाइज, आपने दादा की फिर से एक और कहानी आज सुनी है। सो आपको अगर मेरी ये वीडियोज अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और अधिक से अधिक जो है शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि दादा की कहानियाँ लोग सुने, उनसे प्रेरणा लें और आगे बढ़ें। फिर मिलते हैं हम आपको एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।